एपिसोड 91 विक्रम और ईवा का कार रोमांस। अब तक आपने सुना। ईवा हाँ मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ। जब साथ में रहूंगी तब प्यार भी हो जाएगा। मैं नहीं जानती प्यार क्या होता है, बस इतना जानती हूँ विक्रम सर मेरे हैं, वो हमेशा मेरे ही रहेंगे। मैं भी उनको किसी के साथ नहीं देख सकती, वो सिर्फ मेरे हैं और मैं उनकी। ऐसे ही बात करते करते हॉस्टल का रास्ता आ जाता है। ईवा ड्राइवर से अंकल आगे न जाना, अब आप हमें यही छोड़ दीजिए। ड्राइवर उन दोनों को वहीं छोड़ देता है। जब तक वह दोनों वहां तक पहुंचती हैं ड्राइवर वहीं खड़ा रहता है। फिर ईवा पीछे से इशारा करती है। ड्राइवर अंकल वापस चले जाते हैं। अब आगे जैसे ही ईवा और रूही हॉस्टल के गेट पर पहुंचती हैं, विक्रम ईवा का हॉर्न खींचकर अपनी कार में बैठा लेता है और सारंग रूही को अपनी कार में बैठा लेता है। विक्रम ईवा को अपने सीने से चिपकाकर अपनी बाहों में समेट लेता है। ईवा भी विक्रम के सीने से लग जाती है। जब वह थोड़ा उठने की कोशिश करती है, विक्रम ऐसे ही गले लगी रहो, हिलो नहीं, आपको सीने से लगाकर हमें बहुत सुकून मिलता है। हमने बहुत कोशिश की कि आज हम आपसे ना मिलें, लेकिन हमारा दिल नहीं माना। हम बहुत बेचैन हो गए और हम आपसे मिले बगैर नहीं रह सकते और ना ही हम आपके बिना एक पल नहीं रह सकते। प्लीज़ ऐसे ही हमारे गले लगे रहो। फिर ईवा नहीं हिलती, वो ऐसे ही विक्रम के गले से चिपकी रही। ऐसे ही 5 मिनट बाद विक्रम उसका चेहरा अपने सीने से निकालकर अपने एक हाथ से ऊपर करता है, फिर अपने होंठ उसके होठों पर रखकर उसे किस करने लगता है। उसकी किस बहुत ही प्यार की किस होती है। ईवा भी इस किस की खूब एंजॉय करती है। ईवा भी उसकी किस का साथ दे रही थी। दूसरी तरफ सारंग रूही को अपने गले लगा लेता है। ऐसे ही 2 मिनट गले लगाने के बाद अपने एक हाथ से उसका चेहरा अपनी तरफ करके अपने होंठ उसके होठों पर रख देता है। फिर सारंग और रूही अपनी किस को एंजॉय करने लगते हैं। रूही सारंग की किस का पूरा साथ देती है। रूही और सारंग को इसी तरह से किस करते करते 10 मिनट हो जाते हैं। रूही सारंग से, सर रात बहुत हो चुकी है, अब आपको चलना चाहिए। मैं भी बहुत थकी हुई हूँ, मैं भी अब सोना चाहती हूँ। इस ट्रिप में हमें बहुत थका दिया है। सारंग हाँ तुम सही कह रही हो, थक तो मैं भी बहुत गया हूँ और चोट भी बहुत लगी है। सारंग ठीक है, अब मैं भी अब चलता हूँ और कल छुट्टी है तो शायद कल मैं भी विक्रम सर के ऑफिस जाना चाहता हूँ, ताकि मैं उनसे बिजनेस के गुण कुछ सीख सकूँ, जिससे हम अपने भविष्य के लिए कुछ आगे बढ़ा सकें और मैं अपना बिजनेस को आगे बढ़ा सकूँ, क्योंकि मेरा ये फाइनल ईयर है और मुझे अपना बिजनेस संभालना है। रूही ठीक है, हम भी शायद कल नहीं मिल सकते थे। मैं और ईवो हम दोनों अमित सर के ऑफिस जा रहे हैं। सारंग ऑफिस तुम्हारा क्या मतलब है? वह तो एक टीचर है। रूही यह सब मैं बाद में बताऊंगी, अभी मैं कुछ नहीं बता सकती। रात बहुत हो गई है, वार्डन अंदर नहीं जाने देगी अगर और लेट हुए। जब भी बताने का समय मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अमित सर भी कॉलेज में एक नॉर्मल टीचर बनकर क्यों आते हैं? सारंग फिर से शॉक्ड हो जाता है। मुझे समझ में नहीं आता है रूही, जब से मैं तुमसे मिला हूं हर बार मुझे नए नए सरप्राइज मिलते हैं। कभी तुम हवा में उछल उछल कर हमें बचती हो, कभी वहां पर मास्क में तुम लड़ती हो, फिर तुम उस अघोरी के चेलों से लड़ रही थी। तो क्या आपने मुझे पहचान लिया? सारंग हाँ मैंने तुम्हें पहचान लिया उस मास्क में। रूही प्लीज सर अभी किसी से कुछ मत बताना और ना ही मेरे बारे में बताएंगे। अभी तो मैं जा रही हूँ, मैं इस बारे में भी आपसे बाद में बात करूंगी। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। ईवा भी विक्रम सिंह कहती है, रात बहुत हो चुकी है, अब हमें हॉस्टल में जाना होगा। सर कल शायद मैं आपसे ना मिल पाऊं। विक्रम हम जानते हैं कल हम आपसे नहीं मिल पाएंगे। कल आप अमित सर के साथ किसी काम से जा रही हो, बिजनेस के मामले में। ईवा ये बात आपको किसने बताई? आपके अमित सर यानी बिग बी ने हमें फ़ोन पर बताई थी, तभी हम आज आपसे मिलने आए हैं। फिर कल आप हमें शाम में ही मिलेंगी और हम चाहते हैं कल आप हमारे साथ हमारे मैंशन चलेंगी। ईवा नहीं सर, हम अभी आपकी मैंशन नहीं आ सकते, अभी हमारे बारे में किसी को नहीं पता है और ना ही हम चाहते हैं अभी किसी को भी हमारी शादी की पता चले। विक्रम हम भी यही चाहते हैं कि हमारी शादी की अभी किसी को पता ना चले, अभी आपका ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है। हाँ सर कल हमारा काम है, कल मूवीज़ के लिए ऑडियंस है, हमें बिग बी के साथ उनकी मूवी की कास्टिंग करवानी है, ऑडियंस चेक करनी है कास्टिंग सही जा रही है या नहीं। यही जिस तरह से आप बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, ऐसे ही अमित सर यानी कि हमारे बिग बी भी इन्वॉल्व है, उनके साथ मुझे बिजनेस करना सीखना पड़ रहा है। ईवा अभी भी विक्रम को सच्चाई नहीं बताती है कि असल में वही मिरीकर स्टार इंडस्ट्रीज की मालकिन है। विक्रम तो इतना भी नहीं जानता है कि ईवा कितनी बड़ी बिजनेस विमन है। इतना बड़ा बिजनेसमैन तो शायद विक्रम भी नहीं है जितनी बड़ी बिजनेस विमन ईवा है। जब विक्रम को मालूम चलेगा कि उसकी ईवा कितनी बड़ी इंडस्ट्रीज की मालकिन है, फिर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाएं, वह खुद शॉक्ड हो जाएगा। ईवा अभी भी अपने आप को विक्रम के सामने शो नहीं करेगी जब तक उसे खुद पता ना चल जाए विक्रम को उसके बारे में कि उसकी पत्नी बिजनेस के मामले में कितनी पावरफुल है। जब ही उसे सरप्राइज मिलेगा
विक्रम अपने राठौर मैंशन चला जाता है। दोनों हॉस्टल के कमरे में आ जाती है। रीमा और रैना दोनों पहले ही गहरी नींद जा चुकी थी। रूही जल्दी से अपने बिस्तर पर लुढ़क जाती है। ईवा भी अपने बिस्तर पर चली जाती है। मीरा अपनी आंटी के घर। आंटी, आज तुम पूरे 4 दिन बाद आई हो, कैसी रही तुम्हारी ट्रिप? मीरा, कुछ खास नहीं, सिर्फ मुसीबत ही आई। मीरा ने सब कुछ जो ट्रिप पर हुआ सब बता देती है। आंटी, तो क्या ईवा को तो कुछ नहीं हुआ? आंटी, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ा सकता, वो खुद में ही इतनी पावरफुल है। इस बार भी उन्होंने हम सब की जान बचाई है। आंटी मीरा, मैंने तुमसे ईवा को अपने घर लाने को कहा था, तुम उन्हें कब लेकर आओगी? मीरा, जब उन्हें समय मिलेगा वो आ जाएंगी। आंटी, मैं थक चुकी हूँ, मैं अभी सोना चाहती हूँ, मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। गुड नाइट आंटी। गुड नाइट बेटा। आंटी, अपने मन में एक बार ईवा मेरे घर आ जाए, मैं अपने बेटे से उसकी मुलाकात करवा दूँ, जिससे मेरा बेटा उसे पसंद कर ले और वह उसे पसंद कर ले तो मैं उसकी शादी करवा दूँ, जिससे ईवा की सारी प्रॉपर्टी मेरे बेटे की हो जाए। जो इस वक्त मेरा बेटा मुसीबत में है वह सब खत्म हो जाए। अच्छा हुआ मैंने अपने बेटे को ईवा की सारी जानकारी दे दी, वह भी इस रिश्ते के लिए तैयार है। आंटी, एक बार ईवा उसके घर आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर ईवा उसके घर नहीं आई तो वो अपने बेटे को उसके कॉलेज उससे मिलने जरूर भेज देगी, जिससे ईवा उसके प्यार में पड़ जाए। ऐसे ही सोचते हुए आंटी अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन आरती अपने अपार्टमेंट में। आरती की माँ, बेटा आरती, आज 20 दिन हो गए तुम्हें सही हुए, पर अभी तक हमने अमित को यहाँ नहीं देखा है और ना ही उसका फ़ोन कॉल आया। आरती कुछ नहीं बोली। तुम बोलती क्यों नहीं हो? मम्मी, क्या बोलूँ? आरती की माँ, मैं समझी नहीं बेटा, जब अमित ही मुझसे कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहता, तब फिर वो क्या था जब अमित तुम पर खर्च करता था? वो क्या था? तुम तो कहती थी अमित तुमसे प्यार करता है, तुमने तो उसके नज़दीक कोई लड़की भी नहीं आने दी। तो फिर अब क्या हुआ? फिर हम अपनी ज़रूरतें पूरी कैसे करेंगे? ये फ्लैट भी तुम्हें अमित ने ही दिलवाया है, तुम भी तो उससे प्यार करती हो। मम्मी, मैं अमित से प्यार करती हूँ, वो मुझसे प्यार नहीं करता। मैंने उससे जब जब शादी की बात की तब तब उसने मुझसे शादी की मना की है, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। तो मैं क्या करूं? मैं उससे शादी के लिए ही कहने गई थी, उसके कॉलेज की गेट पर उसका इंतजार भी किया और मैंने उससे बात करने की भी कोशिश की, तभी न जाने कहां से 2 लड़कियां आई, जिनमें से एक लड़की ने मुझे इस तरीके से मारा जो मेरे अंदर के 2 दांत तक टूट गए, जो अब तक मुझे तकलीफ हो रही है। उस लड़की की मार से मैं अस्पताल में भी भर्ती हो गई। तो ये बात तुम हमें अब बता रही हो कि तुम जख्मी होकर अस्पताल में भर्ती हुई थी? हमें तो ये लगा था कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है और तुम मुंह की बल गिरी हो, जिसकी वजह से तुम्हारी चोट लगी और तुम्हारे दांत टूट गए। नहीं मॉम, मेरे साथ उन लड़कियों में से एक लड़की ने थप्पड़ मारे थे, जिसकी वजह से मुझे अपने दांत खोने पड़े और वह मुझसे शादी नहीं करना चाहता। मुझे लगता है उनमें से एक लड़की जो सांवली से रंग की है और मोटा सा चश्मा लगाती है, अमित उसको चाहने लगा है। अमित उससे शादी करना चाहता है, क्योंकि मैंने उस लड़की को अमित के बहुत करीब देखा था और अमित कुछ भी नहीं कह रहा था, ना ही उसको दूर हटा रहा था। अब बताओ मैं क्या करूं? अरे ऐसे कैसे नहीं शादी करेगा? तुम उसके रिलेशनशिप में साथ रहती थी, मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगी अमित से। मैं भी देखती हूँ वह तुमसे शादी कैसे नहीं करता। तो ये बात तुम हमें अब बता रही हो? ये बताओ अमित कहाँ मिलेगा? पता नहीं मॉम, मुझे नहीं पता अमित इस वक्त कहाँ मिलेगा। मुझे तो ये भी नहीं पता है अमित क्या काम करता है, अमित का बिजनेस कौन सा है और वह कहाँ रहता है। इतना तो पता है कि उसका भी एक अपार्टमेंट है जिसमें वह रह रहा है, और सुनने में आया है कि उसने अपना एक मैंशन भी ले लिया है जिसका रेनोवेशन करवाया जा रहा है। रिनोवेशन के बाद वह उसी में चला जाएगा, तो हम भी उसकी मैंशन में चले जाएंगे। हम भी देखते हैं कौन रोकता है हमें। मैं तुम्हारी शादी उसी से करवाऊंगी। आरती, मम्मी तुम ऐसा कर सकती हो? मम्मी, हाँ बिल्कुल मैं ऐसा कर सकती हूँ। इस वक्त आरती खुश हो जाती है और अपनी माँ के गले लग जाती है। मम्मी, मैं अमित से बहुत प्यार करती हूँ, पहले नहीं करती थी पर अब मैं अमित को बहुत चाहती हूँ। उसकी माँ खुश हो जाती है। ठीक है बेटा, हम भी यही चाहते हैं, तुम खुश रहो। उदयपुर सिरोही परिवार में संगीता अपने रूम में पूरे सामान को तहस नहस कर देती है। उसकी माँ ममता और उसके रूम में भागती हुई आती है। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? मम्मी, आज पूरे 2 महीने हो गए हैं विक्रम को गए हुए, कुछ नहीं हो रहा है, ना ही उसके घर वालों से कोई खबर आ रही है और नहीं आपको कोई खबर दे रहे हैं। आखिर विक्रम मुंबई में कहाँ रहता है? उन लोगों उसकी कोई जानकारी नहीं दे रहे और ना ही आप लोगों ने उसकी जानकारी ली जिससे मैं उसके पास जा सकूं। अगर वह यहाँ नहीं आता है तो मैं जाऊंगी उसके पास उसे अपना बनाने। ममता जी, बेटा अब तुम्हें इंतजार करने की जरूरत नहीं है और ना ही वहां जाने की। उसकी बहन नीलिमा की आज से 15 दिन बाद शादी है, वह जरूर अपनी बहन की शादी में आएगा, तब तुम करना जो तुम्हें करना है।
मम्मी शाम दाम दंड भेद चाहे कुछ भी हो, इस बार मैं विक्रम को अपना बनाकर ही रहूंगी। मैं भी देखती हूँ वो कैसे नहीं मुझसे शादी करता है। तभी कमरे में जयदेव और वरुण आते हैं। बेटा तुम परेशान मत हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम सब मिलकर विक्रम को तुम्हारा बनवाएंगे, तुम्हारी उससे शादी जरूर होगी। राणा जी तो एक बार पीछे हट सकते हैं, लेकिन हम अब पीछे नहीं हट सकते हैं, क्योंकि हमने सबसे कह रखी है कि यहाँ की राजकुमार विक्रम सिंह से तुम्हारी शादी होगी। अगले 4 महीने बाद विक्रम गद्दी पर बैठने वाले हैं, वो युवराज बनने वाला है, क्योंकि वह यहाँ का भाभी राजा है, और तुम यहाँ की रानी बनोगी। जब तुम रानी बनोगी तभी हमें कुछ फायदा होगा, और हम चाहते हैं कि हमारी बेटे की शादी नीलिमा से तो नहीं हो पाएगी, लेकिन उसकी छोटी बहन मंजुला से जरूर हो जाएगी। हम जानते हैं वरुण नीलिमा को चाहता है, लेकिन उसकी शादी तय हो चुकी है। इस वजह से तो क्यों ना हम मंजुला से वरुण की शादी करवा दी जाए। उसके लिए भी हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, हम अपने बेटे को उस महल का दामाद जरूर बनाएंगे, और तुम्हें वहां की रानी। तभी उसका बेटा वरुण आ जाता है। हाँ, मैंने नीलिमा को जरूर चाहा है, पर मेरी शादी नीलिमा से नहीं हो पाएगी। अब मैं समझ चुका हूँ, तो क्यों न नीलिमा की छोटी बहन मंजुला से ही हो जाए। राजमहल में नीलिमा अपने फोन पर, हाँ आप कैसे हैं। दूसरी तरफ से विजय, हम अच्छे हैं। क्या आपको हमारी याद आती है कि नहीं। इधर नीलिमा की तरफ से, और आपको हमारी याद आती है कि नहीं। दूसरी तरफ से, बहुत याद आती है आपकी। अब हमारी शादी को 15 दिन रह गए हैं। हमने अपने हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड का बुकिंग की है। शादी के बाद आप हमारे साथ स्विट्जरलैंड चलेगी। इधर से नीलिमा मुस्कुराते हुए, आपको कैसे पता चली कि हमारी ख्वाहिश वही है। आप हमारी होने वाली पत्नी है, तो हमें इस सब चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। अच्छा, अब हम फोन रखते हैं। ठीक है। एपिसोड 92 ईवा का ऑडिटोरियम में जाना। अब आगे। अंधेरी बेस्ट मुंबई प्रोडक्शन हाउस, मिरेकल स्टार कंपनी। ईवा और रूही हॉस्टल से जल्दी निकल जाती हैं। उनका ड्राइवर कार लेकर दूसरी तरफ खड़ा था, जो आज लिमिटेड एडिशन कार थी। अमित ने आज कार चेंज करवा दी थी। ईवा और रूही दोनों कार में बैठकर अंधेरी बेस्ट प्रोडक्शन हाउस चली जाती हैं। उनके पीछे उनके बॉडीगार्ड धीर और वीर भी अपनी कार से उनके पीछे पीछे चल देते हैं। अमित आज अपनी ओडी कार से आया था। आज जय ने अमित की कार ड्राइव की थी। वह दोनों प्रोडक्शन हाउस पहुंच जाते हैं। अमित और जय प्राइवेट लिफ्ट से अपने अपने केबिन में चले जाते हैं। ईवा अपनी लिमिटेड एडिशन कार से उतरती है। दूसरी तरफ से रूही उतरती है। पीछे से अपनी कार में मीरा भी आती है। मीरा भी रूही के साथ हो जाती है। ईवा अपने प्राइवेट लिफ्ट से उसके साथ रूही और मीरा भी आती हैं, और उनके पीछे वीर और धीर भी, जो इनके पर्सनली कंपनी के बॉडीगार्ड थे, वो भी उनके साथ साथ में आते हैं, क्योंकि आज उनकी बॉस पर्सनली ऑफिस आई थी। ईवा अपने ऑफिस में जाती है। उसके साथ रूही और मीरा भी जाती है। धीर और वीर ईवा के ऑफिस से बाहर रहते हैं। ईवा इंटरकॉम से अमित और जय को बुलवाती है। अमित और जय उसके ऑफिस में आते हैं। ऑफिस के कलीग्स फिर से चौंक जाते हैं। ये वही लड़कियां हैं जो आज से 10 दिन पहले यहाँ आई थीं। सभी कलीग्स हैरान थे। इस प्राइवेट और सबसे महंगा लग्जरियस ऑफिस में ये लड़की अंदर गई है, और उसके साथ में अमित और बॉडीगार्ड के साथ में ये 2 लड़कियां भी वहीं थी। बॉडीगार्ड ऑफिस के बाहर खड़े थे। अमित जाते वक्त धीर को सभी के लिए कॉफी का इशारा करके चला जाता है। धीर 5 कॉफी लेकर पियोन मुकेश को दे देता है। पियोन ऑफिस के अंदर जाकर उन सभी को कॉफी दे आता है। सभी अपने हाथों में काफी ले लेते हैं। ईवा के ऑफिस में बिग बी और जय, क्या अभिषेक और मिलुई जेम्स आ गए हैं या नहीं, और अगर आ गए हैं तो ये लोग कहाँ हैं। जय मैनमा, वह लोग आपका मीटिंग हॉल में आपका इंतजार कर रहे हैं। ईवा, तो क्या ऑडियंस के लिए तैयारी हो चुकी कि नहीं है। जय जी मैम, ऑडिटोरियम में ऑडियंस की शूटिंग के लिए तैयारी चल रही है। बस कुछ ही देर में शूटिंग शुरू हो जाएगी। सभी को डायलॉग स्क्रिप्ट के हिसाब से दे दिए गए हैं। ऑडिटोरियम में कितने लोग पहुंचे हैं। ऑडियंस, हीरोइंस यानी मूवीज की मैन लीड्स के लिए बताइए कितनी लड़कियां आई है। जय, कम से कम 500 लड़कियां आई हैं, बाकी का पता नहीं कितनी और हैं। हमने जितनी सिलेक्ट करी हैं और जो सुटेबल हैं वह 200 हैं, जिनके फॉर्म कलेक्ट कर लिए गए हैं। ईवा, सबसे पहले हमें मूवीज की मैन लीड्स हीरोइन को सेलेक्ट करना है। उसको इंग्लिश भी आनी चाहिए, तो सबसे पहले आप कास्टिंग मैनन को फ़ोन करके बता दीजिए। पहले मैन लीड्स की कास्टिंग की जाएगी, बाकी की बाद में उनकी कास्टिंग की जाएगी। जी मैम। जय अपने फ़ोन से किसी को फ़ोन करके जो ईवा ने कहा था वो सब कह देता है। ईवा, चले। बिग बी इतना सुनकर अमित, रूही और मीरा भी वहां से उठ जाते हैं। फिर सभी मीटिंग हॉल में चले जाते हैं। सबसे आगे ईवा, उसके बराबर में अमित, बाकी सब पीछे। इस वक्त ईवा का ऑरा ऐसा था जिसे देखकर सभी कंपनी वाले देखकर हैरान थे। एक मामूली सी लड़की दिखने वाली, सिंपल सा वाइट टॉप जीन्स, गले में मफलर पोनी किए हुए बाल और एक मोटा सा चश्मा लगा हुआ था,
जो एक बॉस की तरह सबसे आगे चल रही थी। सभी उसके बॉसी ऑरा से और भी हैरान थे। किसी को भी अब तक ये नहीं मालूम थी ईवा इस कंपनी मालकिन है। सभी अमित सक्सेना को ही यहाँ का बॉस समझते हैं और इस कंपनी का मालिक। उनमें से एक कालीग बहुत ही चिढ़ रही थी, जिसका नाम वैजंती था, क्योंकि वह लड़की अमित को पसंद करने लगी थी। वह उसे मन ही मन चाहने लगी थी। वैजंती इस बात को जान चुकी थी उसका बॉस अमित अभी भी बैचलर है। उसकी कोई मंगेतर और ना ही कोई गर्लफ्रेंड है। अब वो इस बात पर नाराज थी आज तक उसके बॉस अमित ने उसको एक बार भी निगाह उठाकर नहीं देखा है, जो आज इस लड़की को अपने साथ लेकर चल रहा है। वह लड़की ईवा को अमित की गर्लफ्रेंड समझ रही है, जिसकी वजह से वो बहुत गुस्से में लग रही थी। उसके मन में यह मेरे अमित को मुझसे छीन लेगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तो इस लड़की से भी ज़्यादा खूबसूरत हूँ, मैं अमित सर को किसी का नहीं होने दूंगी। मीटिंग हॉल में सभी इंटर करते हैं। इस बार लुई जेम्स ईवा को देखता है। वो ईवा को पहचान नहीं पाता है। लुई जेम्स अमित इज बीइंग क्वेश्चनड हू इज शी। लुई जेम्स अमित से पूछता है, ये कौन है? Everyone is visible but our Eva madam is not visible. Has she not come yet? सभी नजर आ रहे हैं पर हमारी ईवा मैडम नजर नहीं आ रही है। क्या वो अब तक नहीं आई? रूही मिस्टर डायरेक्टर लुई जेम्स योर ईवा मैडम इज हियर। रूही डायरेक्टर लुई जेम्स आपकी ईवा मैडम यहीं है। लुई जेम्स अभी भी कंफ्यूज है। वो रूही की बात नहीं समझ पाता है। देन आस्क्स रूही, व्हाट डू यू मीन? फिर वो रूही से पूछता है, आपका कहने का मतलब है? लुई जेम्स अगेन, बट वेयर इज आर ईवा राजवंश मैडम? एंड हु इज दिस थर्ड मैडम? लुई जेम्स फिर से, पर हमारी ईवा राजवंश मैडम कहाँ है? और ये तीसरी मैडम कौन है? सभी मुस्कुराने लगते हैं। जी अमित, दिस इज योर ईवा राजवंश मैडम स्टैंडिंग इन फ्रंट एंड आवर बॉस। अमित, यह सामने खड़ी है आपकी ईवा राजवंश मैडम और हमारी बॉस। लुई जेम्स ईवा को देखकर चौंक जाता है। लुई जेम्स को यकीन नहीं हो रहा था। एक सांवली सी लड़की, बिल्कुल सिंपल लुक और आंखों पर मोटा सा चश्मा लगा हुआ। लुई जेम्स अपने मन में ऐसे कैसे हो सकता है? जब अमेरिका लॉस एंजेलिस में मैडम आई थी तब तो कुछ और थी, आज कुछ और नजर आ रही हैं। सीइंग दैट यू ऑल आर जोकिंग विथ मी, उसे देखकर आप सब मुझसे मजाक कर रहे हैं। मीरा, वाई वुड वी जोक विद यू? एंड यू डोंट नीड टू थिंक टू म्यू एपिसोड। दिस इज आवर बॉस ईवा राजवंश हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ योर राइट नाउ। मीरा, हम आपसे मजाक क्यों करेंगे? और तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यही हमारी बॉस ईवा राजवंश ही हैं, जो इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ी हैं। रूही, यू आर स्टिल शॉक्ड एंड वरीड, I'm right? रूही, आप अभी भी हैरान हैं और परेशान हैं। ठीक कहा ना मैंने? Eva, hi Mr. Louis James, you are probably confused whether I am Eva or someone else. I'm the financier producer of your movies. No, you sit down, we will talk about this later. Eva, hi Mr. Louis James, शायद आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं ही ईवा हूँ या और कोई तो नहीं। मैं ही आपकी मूवीज की फाइनेंसर प्रोड्यूसर हूँ। अभी आप बैठ जाए, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। लुई जेम्स शॉक्ड हो जाता है। Eva Rajvansh, Mr. Director Louis James, don't get too hyper or worried. It is my compulsion that I have to disguise myself. Till the time I complete my graduation I have to stay like this, and don't think too much episode you have come to India for casting the lead actress and others for your movie. Just do that. Eva Rajvansh, Mr. Director Louis James, आप ज़्यादा हाइपर ना हो और ना ही परेशान हो, यह मेरी मजबूरी है, मुझे अपना भेष बदलना पड़ता है। जब तक मेरी ग्रेजुएशन पूरी नहीं हो जाती तब तक मुझे ऐसे ही रहना है। आप इंडिया में अपनी मूवी की लीड एक्ट्रेस की और बाकियों की कास्टिंग के लिए आए हैं, बस वही करिए। अब लुई जेम्स चुपचाप रह जाता है और कुछ नहीं बोलता है। जय अब फिर सोच में पड़ जाता है, आखिर ईवा राजवंश की पहचान क्या है, और सभी की खामोशी से सबकी कन्वर्सेशन सुनता है। अभिषेक, गुड मॉर्निंग बॉस। ओ, तो अब आप आ ही गए। अब आप यहाँ के काम निपटाकर कुछ दिन के लिए आप अपने घर चले जाएंगे। जी बॉस, आपने दिवाली में नहीं आने दिया। ईवा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। अभिषेक, आप जानते हैं हम हॉलीवुड का काम आपके सिवा किसी को नहीं दे सकते, आप हमारे खास में से खास हैं। आप खुद सोचिए हम कैसे किसी पर भरोसा करें। हम कम से कम बेफिक्र होकर अपनी पढ़ाई तो पूरी कर सक रहे हैं, वरना हम अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। जी बॉस, समझ सकता हूँ। कोई बात नहीं बॉस, यह मेरी ड्यूटी है जो मुझे पूरी करनी है। फिर आप मेरे साथ साथ आप मेरे घर परिवार का भी तो ध्यान रखती हैं। इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। ईवा, अच्छा ठीक है, अब सभी बातें हो चुकी हैं, अब आप हम लोगों को ऑडिटोरियम में चलना है जहां कास्टिंग की शूटिंग हो रही है। सभी ऑडिटोरियम चले जाते हैं। जय पीछे चलते हुए अपने मन में, तो क्या मैडम इतनी बड़ी बिजनेस वुमेन है? मैडम के फिर हस्बैंड कौन है? जैसी मैडम होंगे साफ सुथरे दिल की, शायद वैसे ही इनके हस्बैंड भी हों। हमारी मैडम के अंदर जरा भी गरूर नहीं है, वो सबका ध्यान रखती हैं। शायद अमित सर ही उनके हस्बैंड हों। ऐसी कहानी सिर्फ आरके पॉकेट FM पर मिलेगी। पर वो तो इनको बिग बी कहकर बुलाती हैं। बॉलीवुड में तो बिग बी को बड़े भैया कहा जाता है।
पता नहीं मैं भी क्या उल्टी पुलटी बातें सोच रहा हूँ। ऐसे ही सोचते सोचते जय ऑडिटोरियम में आ जाता है। ऑडिटोरियम के प्राइवेट रूम में जहाँ सभी प्रकार की टीवी स्क्रीन, ऑडियो और सिस्टम